मानस जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम नार्को टेस्ट की बात करें, इसकी जो फाइंडिंग्स होती है, जो इसका रिजल्ट होता है, ये एज एन एविडेंस आप कोर्ट के सामने नहीं रख सकते, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसको करवाने का मतलब क्या है और ये कैसे हेल्पफुल होता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए? देखिए, सबसे जरूरी है कि इस टेस्ट को करने का मेन मकसद ये है कि आपकी कोरोबोरेटरी एविडेंस कितनी मिल रही है और कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पॉलीग्राफ करके आ रहे हैं। आपको पता ही इस सवाल का इसने ये जवाब पहले दिया है या नहीं दिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि इस सवाल का कोई स्पेसिफिक आंसर हमें मिल रहा है या कोई स्पेसिफिक सवाल हम कर रहे हैं इससे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोरोबोरेटरी, अगर इसने बोला कि मैंने लाश वहां पे छुपाई है या मैंने मर्डर वेपन वहां पे रखा है, अगर हमें वहां से रिकवर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कोरोबोरेटरी एविडेंस हो जाती है और हम उसको फिर यूज करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ नार्को टेस्ट की बात करें कि तो ये एक अपने आप में कोई बहुत मजबूत एविडेंस नहीं है, लेकिन ये आपको इनहेंस करेगी आपकी फाइंडिंग्स को। और यहाँ पर एक और चीज बड़ी जरूरी है कि अगर जैसा हम कह रहे हैं कि शायद वो ज्यादा, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। टॉलरेट कर ले और कहीं मिसलीड कर सकता है या कहीं झूठ ना बोल रहा हो, उसका मेन एक तरीका हम कर सकते हैं। मानस जी, बहुत जरूरी जानकारी आप दे रहे हैं। अब मैं आना चाहूंगी शारदा जी, आपके पास पूर्व डीजीपी है। सर, आप तो डीजीपी रह चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस भी है, ऐसे कई अपराधियों को आपने हैंडल भी किया होगा। लेकिन आफ्ताब का केस थोड़ा अलग है। आफ्ताब कोई सीरियल किलर नहीं है या फिर क्रिमिनल माइंडेड भी नहीं है, उसके बाद भी ये पुलिस को लगातार बरगलाता रहा है, सवालों को टालता रहा है। अब जरा ये बताइए, जो 3 प्रक्रिया है, पहले पॉलीग्राफ टेस्ट, फिर नार्को टेस्ट, क्या संभावना ये भी कि नार्को टेस्ट में अगर सही सही सवालों का जवाब आफ्ताब नहीं देता है तो ब्रेन मैपिंग भी कराई जाएगी उसके कंसेंट के साथ? देखिए, नार्को में मेरी पूरी उम्मीद है कि जिन सवालों के जवाब हम पॉलीग्राफ में नहीं निकाल सके थे, उनके जवाब हम नार्को में निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिशंस ख़त्म हो गए जो कि पॉलीग्राफ में इनहिबिशंस थे। तो इनहिबिशंस ख़त्म हो जाने के बाद में उन सवालों के जवाब दे पाएगा। और दूसरा, हम अगर उससे ये सवाल करेंगे कि जब आप जंगल में जा रहे थे तो किस किस रास्ते से गए थे, किन गाड़ी का प्रयोग किया था, कौन रास्ते में मिला था, क्या क्या चीज़ आपने देखी थी, अगर चूंकि इनहिबिशंस नहीं है, अगर वो उसने सचमुच इस प्रकार का काम किया हुआ है तो वो पूरा डिस्क्राइब करेगा अपने जाने के रास्ते को। अंशुमन जी, एक बार जरा इस बीच ये भी समझा दीजिए, क्योंकि मैंने ब्रेन मैपिंग का जिक्र किया है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दीजिए। अगर नार्को टेस्ट का सक्सेस रेट नहीं आता है तो ब्रेन मैपिंग भी क्या करवाई जा सकती है, कैसे होता है ये? जी, ब्रेन मैपिंग डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट का एक थर्ड आर्म कह सकते हैं, तीसरी एक हमें पहल करनी पड़ सकती है, जिसमें इंसान को नोन, सपोजिटली नोन विजुअल या ऑडिटरी स्टिमुलस देते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज दिखाई जाए, वीडियो या पिक्चर या ऑडिटरी आवाज, जैसे लड़की के चिल्लाने की आवाज, किसी के मरने की आवाज, रोने की आवाज, और ये इंसान उससे गिल्ट में आता हो उस आवाज को सुनते। जैसे दर्शक समझ सकते हैं, किसी गाने से, किसी सीन से आपका कोई बुरा वक्त जुड़ा हो तो आप स्ट्रेस में आते हैं, और ब्रेन वेव में जो स्टिमुलस होता है उसका समेसन सबको जोड़ के एक ग्राफ तैयार होता है जिसको कहते हैं P300 टेस्ट, मतलब ब्रेन मैपिंग। लेकिन इसके लिए 2 चीजें जरूरी है, इसको स्टिमुलस हो, इससे उत्तेजना हो, और दूसरा इसको गिल्ट हो। दोनों चीजें जरूरी है, तब ब्रेन मैपिंग। इस पर एक सर क्विक रिएक्शन में डॉक्टर दीपक रहेजा सर आपसे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं। ये बताइए, ज्यादा प्रिसाइज जो रिजल्ट्स हैं वो किसके होते हैं? नार्को के होते हैं, इससे पहले पॉलीग्राफ हुआ, या फिर जो ब्रेन मैपिंग का जिक्र हो रहा है? और क्या वाकई में आपको लगता है कि नार्को के बाद ब्रेन मैपिंग की जरूरत पड़ेगी भी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेन मैपिंग बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं कर पाएगी, बिकॉज यहाँ पर्पस ये एस्टैब्लिश करना नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जैसे डॉक्टर मानस भी कह रहे थे, यहाँ हम फैक्ट्स चाहते हैं, उससे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जिसको हम कोलैबोरेटरी एविडेंस के साथ जोड़ सकें, क्योंकि इस केस में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। तो जो कन्विक्शन होगा वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ी को जोड़ने के बाद होगा। और ये बहुत नीचे से एक सवाल आ रही थी, एक अहम सवाल जो इस हत्याकांड में जो लोगों को साल रहा है कि ये आफ्ताब ने आखिर अपनी ही गर्लफ्रेंड का इतना बेरहमी से, इतना टॉर्चर करके मर्डर क्यों किया, ऑब्जेक्टिव क्या था इस हत्याकांड का, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। क्योंकि बात हो रही है ब्रेन मैपिंग की, पॉलीग्राफ टेस्ट की, नार्को टेस्ट की, तो आइए जल्दी से बता देते हैं कि क्या होता है। वॉल के जरिए हम आपको बताएंगे, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए, लेकिन आइए जल्दी से बता देते हैं कि क्या होता है पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग।
ये देखिए, हम आपको तीनों टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में धड़कन, सांस, बीपी का उतार चढ़ाव ग्राफ के रूप में दर्ज किया जाता है। ये पॉलीग्राफी टेस्ट है जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। और फिर अंजलि हम बता रहे हैं नार्को टेस्ट के बारे में भी जो हो रहा है, जिसको 1 घंटा हो चुका है। बिल्कुल, नार्को टेस्ट जिसमें कि आधी बेहोशी की हालत में सवाल पूछे जाते हैं। और ये देखिए, ब्रेन मैपिंग के बारे में भी आपको जल्दी से बता देते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर अंशुमन भी बता रहे थे। इसमें दरअसल दिमाग में उठने वाली तरंगों का विश्लेषण किया जाता है, उसके जरिए मापा जाता है कि नेक्स्ट क्या होगा। और फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में और बताएं, किसी तरह की दवाई या इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। नार्को टेस्ट में भी जो अगला पॉइंट है वो सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया जाता है। जी, और ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, किसी केमिकल या फिर इंजेक्शन की जरूरत ब्रेन मैपिंग में नहीं पड़ती। अब आगे देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या होता है। शुरुआत में सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट में मनोवैज्ञानिक तरीके से बने जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये 3 जो स्टेजेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी आरोपी से सवालों के जवाब लेने के लिए, जिसमें तीसरा स्टेज है ब्रेन मैपिंग का। इसमें हेलमेट नुमा हेडबैंड सिर पे पहनाया जाता है और जिसमें सेंसर लगे होते हैं, और उसके बाद ही ये जज किया जाता है, ये तय किया जाता है कि क्या जो आरोपी है वो सही सवालों के जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।